So hi everyone, welcome to PrepMed YouTube channel. Now we are going to do a very important topic that is thermodynamics. So as you know कि हमने previous जो section था हमने उसमें GOC का पार्ट किया था राइट और ऑर्गेनिक का वो important पार्ट था। आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। जिन लोगों को न्यूमेरिकल करने में मजा आता है बट ये नहीं पता कि न्यूमेरिकल्स में अप्रोच क्या करनी है, कौन से क्वेश्चन में क्या मेरे पास फॉर्मूले लगने चाहिए, वो आज के प्रीवियस ईयर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है कनेक्ट होकर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना एंड कोई भी डाउट क्वेरी होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में आराम से करना। तो आज यू नो कि मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि नीट इंपॉर्टेंट टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं और 15 से 20% जो है लाइक वेटेज आप बोल सकते हो एनालिसिस के बेस में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये मेरे पास जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सेम है, यूनिट मतलब सेम है बट थोड़ी सी मेरे पास डिफरेंट डेरिवेशंस में थ्योरेटिकल अलग है बट न्यूमेरिकल बेस बिल्कुल कॉमन है। एंड एज यू नो आई एम भावना योर नीट केमिस्ट्री एक्सपर्ट। तो आपको पता ही है कि हम आगे लेक्चर्स जो है आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। आइए चलिए एक बार देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिसको आपने कर लिए, इसके न्यूमेरिकल इसके जो है अंडरस्टैंडिंग आपने सीख लिया तो आपके नीट के क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंट प्रोसेस वगैरह, ग्राफिकल वर्क डन, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी रिलेशन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी टॉपिक, एंट्रोपी पर बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो आई बिलीव कि आप लोग एंट्रोपी टॉपिक तो करके ही जाना, छोड़ना मत। नेक्स्ट कार्नोट इंजन, कार्नोट एफिशिएंसी, रेफ्रिजरेटर मॉडल, इनके न्यूमेरिकल्स तो हमेशा आते हैं तो ये एक एक नंबर जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो प्लीज ये टॉपिक करके जाना। नेक्स्ट मेरे पास जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इक्वेशन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को प्लीज पढ़ के जाना कैसे इक्वेशन न्यूमेरिकल्स। और हाँ, न्यूमेरिकल्स में आपको एक बात याद रखनी है वो है यूनिट्स, यूनिट्स एंड यूनिट्स। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर यूनिट्स आपको पता है तो आप आराम से कैलकुलेशन भी कर पाओगे और कन्वर्ट भी कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सीरीज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ये है अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स हैज। तो आपको पता ही है कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन, जब मेरे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने एज्यूम करी कि ये मेरे पास क्या है, फॉरवर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉरवर्ड एंथैल्पी। और अगर आपका प्रोडक्ट वापस आपको रिएक्टेंट देगा तो फिर से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, दैट इज अ बैकवर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर हमने एज्यूम करा कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, ये एक एनर्जी है, ये मेरे पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट आप बोलो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड आपने ग्राफ बनाया कि एक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है और एनर्जी जो दो मेरे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, आपने बोला कि दो एनर्जी मेरे पास है वो सेम है तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल चेंज आएगा मेरे पास फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का, अगर ये सेम है तो ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको चेंज को ऑब्जर्व करना है एंड इसी के साथ जो आपको ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको फॉर्मूले समझने कौन से कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन सेज कि आपके पास कोई रिएक्शन है X2O4 जो आपको 2XO2 दे रहा है। अब क्या होता है, बच्चों को आपको फॉर्मूले तो पता होगा कि हाँ हमें ये फॉर्मूला याद है कि एक मेरे पास एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी का एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन है तो रिलेशन क्या है, फर्स्ट डेल्टा H आपका एंथैल्पी, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। एक तो ये है और एक और होता है जिसमें डेल्टा U प्लस NG R डेल्टा T। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे एक सर्टेन टेम्परेचर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 केल्विन एंड अगर आपके पास टेम्परेचर चेंज हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है।
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम देखते हैं डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास डेल्टा एनजी का एनपी माइनस एनआर, राइट। एनपी मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास रिएक्टेंट के, माइनस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, दो नंबर ऑफ मोल्स है। अब यहाँ पर आपको गैसियस स्टेट के नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं, ठीक है। तो गैसियस तो मेरे पास XO2 है, ये तो लिक्विड फॉर्म है, तो आप इसको इंक्लूड मत करना। कुछ बच्चे करते क्या है कि वो यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, 2 - 1 लिखकर आ जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आप गलती मत करना, यहाँ पे क्या होगा 2 - 0 होगा, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। डेल्टा यू मेरे पास क्या है 2.1 किलो कैलोरी, प्लस मेरे पास डेल्टा एन जी आपने निकाला 2। अब आर, आर आपका एक गैस कांस्टेंट है और इसके बहुत सारी यूनिट्स होती है। आर का आपको मैं एडवाइस करूंगी गैस कांस्टेंट की सारी वैल्यू आप लोग करना जरूर। मैं एक और आपको सोचू कि एक सेशन लेकर आए जहां पर आप फॉर्मूलेस के बारे में सीखो, कहाँ पे क्या लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं आर, आर की वैल्यू क्या रहोगे 1.98, जो मेरे पास यूनिट है वो कैलोरी पर मोल पर केल्विन है। एंड टी, टी आपके पास क्या है 300, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करना है इसको। ये कितना हो गया 2.1 into 1000। आप प्लीज ये किलो को मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 2.18 into 300, लाइक इसे मल्टीप्लाई कर देना एंड 300। आप 1.8 को 2 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली एक ही बात है। अगर आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है तो आप ऐसे सॉल्व करके इसको कर लीजिए। 2100 2100 plus 12 and here you go 0 0 3 and 3। तो यहाँ के पास क्या आ गया कैलोरी, ठीक है। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन कि आपको पता है कि आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, डेल्टा जी निकालना है। और आई थिंक ये फॉर्मूला सबको पता होगा कि डेल्टा जी, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच आपने अभी निकाला 3300 कैलोरीज में, माइनस टेम्परेचर कितना है आपके पास 300, एंड जो एंट्रोपी था क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली 20 कैलोरी पर केल्विन, दैट इज योर 20। दिस इज 6000 एंड 3300। आंख बंद करके आराम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और इसका ऑप्शन क्या है बी वाला, पूरा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा -27000। इसे जब आप इसे रिमूव करोगे तो आपका आंसर भी करेक्टली आ जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर, आपको समझ आ रहा है क्या आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत ही इजी है और आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर में सारे इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। डिफरेंस क्या है सिर्फ कंसेप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सैंपल ऑफ द परफेक्ट गैस वेयर इट्स प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली फ्रॉम प्रेशर 1 टू प्रेशर फाइनल, मतलब P1 टू PF आपको दिया हुआ है। P1 मेरे पास प्रेशर इनिशियल है और PF क्या है P2 इनिशियल से आप फाइनल में जा रहे हो, और एंट्रोपी चेंज आपको बताना है। अगर मैं आपसे बोलूं आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट होता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच टेम्परेचर डिपेंडेंट एनर्जी होती है, तो ये मेरे पास आइसोथर्मल के लिए क्या होगा 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो गया तो आप एज्यूम करते हो कि जितनी मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी है अब वही बची है वर्क डन कराने में, ठीक है। एंड जब आप वर्क डन कराने में इतनी एनर्जी लगाते हो तो आपका जो फॉर्मूला है वर्क डन का वो क्या है -nRT ln P1 बाय P2। ये इनिशियल है Pi और ये फाइनल है, ठीक है। एंड फॉलोड बाय दिस माइनस टी डेल्टा एस। आराम से नेगेटिव नेगेटिव काट दो, टेम्परेचर भी काट दो, तो रिलेशन आपका जो है बिल्कुल ऑप्शन को देखकर पता लग जाएगा। इट इज योर ऑप्शन नंबर ए, है ना आसान। अग्री तो करते हो ना कि सारे थर्मोडायनेमिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है जिनको कंसेप्ट क्लियर हो जाए वो आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं आनी चाहिए। तो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। लाइक शेयर करते रहना
और एंड तक सेशन को अटेंड भी करना है, ठीक है एवरीवन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। दिस क्वेश्चन से कि अगर हमें करेक्ट थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, हमारे यहाँ पे जो है स्पॉन्टानिटी के लिए टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर मैंने बोला कि वो तो हर एक टेम्परेचर पे आपको स्पॉन्टेनियस देगा, तो बचा क्या, एंथैल्पी एंड योर एंट्रोपी। तो यहाँ पर आप देख लो कि आप गिब्स फ्री एनर्जी वाली जो इक्वेशन थी, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वो लगा दो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। हमें पता है कि स्पॉन्टानिटी के लिए हमें डेल्टा जी जो है वो क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ठीक है, स्पॉन्टानिटी के लिए वो चाहिए। और अगर नेगेटिव डेल्टा जी चाहिए तो उसके लिए आपके पास जो डेल्टा एच है ये क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब पॉजिटिव एब्जॉर्ब और एक्सो मतलब रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ओवरऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तो डेल्टा एच क्या चाहिए आपको, नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा एच जो है वो लेस देन 0 होगा। अगर आप देख रहे हो एंट्रोपी के बारे में तो ये एंट्रोपी की टर्म है। हम चाहते हैं आपकी डेल्टा जी जो है ओवरऑल नेगेटिव हो जाए। वो तभी नेगेटिव होगा जब आपका एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 हो, तभी तो ये पूरी टर्म आपकी जो है नेगेटिव होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे एक साइन लगा हुआ है तो आपको एंट्रोपी क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर आपने कर लिया तो आपकी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं एंड योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। तो आई गेस आपको जो है क्लैरिटी आ रही होगी कैसे आपको जो हर एक इक्वेशन से ही आंसर देने हैं, जल्दी से हो जाएगा, कम टाइम में क्वेश्चन होगा, ये तो आपको पक्का समझ आना चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका कोई इंटरेक्शन नहीं है बाहर के साथ। मतलब अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में इमेजिन करा है कि आपके पास एक सिस्टम है, यूनिवर्स है और बाउंड्री है। आइसोलेटेड में मेरे पास जो है कोई भी आप बोलो कि एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, हीट में चेंज नहीं आ रहा, और आपका जो वर्क डन है वो भी मेरे पास 0 है, बिकॉज आप कोई चेंज ही नहीं ला रहे। एंड इसी के अकॉर्डिंग जो आइसोलेट सिस्टम होता है उसका जो हीट एंड वर्क डन दोनों ही मेरे पास क्या होना चाहिए, सोच के बताना। क्या वो मेरे पास नॉन जीरो होगा, 0 होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आइसोलेट सिस्टम जो है कोई इसका इंटरेक्शन नहीं है, कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज को आप नहीं ऑब्जर्व करोगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज जस्ट अ थ्योरेटिकल आंसर और एक्सप्लेनेशन। जब कोई भी मेरे पास इंटरेक्शन यूनिवर्स के साथ सिस्टम का ना हो, ठीक है, कोई मेरे पास सराउंडिंग से इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो ये इसका आंसर थ्योरेटिकल था, ज्यादा मतलब ब्रीफ में न्यूमेरिकल नहीं था ये, ठीक है। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। तो ये भी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कार्नोट इंजन का। कार्नोट इंजन जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कार्नोट एफिशिएंसी भी आती है और कार्नोट इंजन भी एक ही चीज है। इसका मॉडल अच्छे से पढ़ लेना। सोर्स एंड सिंक के बीच में क्या टेम्परेचर है वो भी याद करना। कार्नोट इंजन का सिंपल बैकग्राउंड क्या होता है कि आपके पास एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर अगर T1 है और सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो आप एज्यूम करते हो कि T1 इज ग्रेटर देन T2, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो कर रही है मेरे पास, और जो बचा एनर्जी है, मतलब जो लॉस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो मेरे पास साइड हो गया है, अलग हो गया है, और बाकी से आप वर्क डन करवा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखो, कोई भी आपका अप्लायंसेस जो घर पर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो कभी भी आपको 100% एफिशिएंसी नहीं देगा। मतलब आपका कहीं ना कहीं लॉस जरूर होगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन है having an efficiency of 1/10 has heat engine is used as a refrigerator। आपने कार्नोट जो हीट इंजन होता है उसे रेफ्रिजरेटर की तरह काम करा है। If the work done on the system is 10 joule, the amount of the energy absorbed by the reservoir at low temperature। तो आपको ये बताना है। इसमें सिंपल क्या है कि एक आपको रिलेशन याद करना है। वो रिलेशन क्या है कि जब मेरे पास बीटा है, बीटा मेरे पास रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी होती है, और
जो मेरे पास इस तरह की वैल्यू है, आप इसे बोलो कि ये मेरे पास ईटा वैल्यू बोलो, तो ईटा वैल्यू जो है ये मेरे पास एक हीट इंजन की वैल्यू एफिशिएंसी है। तो रिलेशन क्या है इनका, ये नोट कर लो, बीटा इक्वल टू 1 माइनस एंड दिस वन ईटा, ठीक है, 1 - ईटा ओवर ईटा, एक तो ये रिलेशन है। और ईटा मेरे पास क्या है, T1 - T2/T1, क्योंकि T1 टेम्परेचर इज अ सोर्स टेम्परेचर जो कि ग्रेटर होता है देन योर सेम टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। और इसी के साथ आप कैसे समझोगे कि मेरे पास कितना वर्क डन हो रहा है इससे, और कितना मेरे पास टोटल आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये 2-3 फॉर्मूलेज है, और ये याद रखना कि ईटा कभी मेरे पास 100% नहीं होगा, मतलब कभी भी 1 नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ लेना। तो अगर मैं बात करूं बीटा को निकालने की, तो बीटा मेरे पास क्या है, 1 - 1/10, 1/10, तो कितना हुआ 9/10 एंड 1/10, तो कितना हो गया आपके पास, दैट इज 9। अगर मैं एक बात बताऊं, तो बीटा एंड जो ईटा है ये दोनों ही रिवर्स है। बीटा काम करता है रेफ्रिजरेटर के लिए, ठीक है, आपको तो पता ही है कि रेफ्रिजरेटर और गीजर दोनों ऑपोजिट वर्क करता है, तो इनका जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट होगा, वो भी ऑपोजिट होगा, और ये होता है हीट इंजन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ईटा की वैल्यू है वर्क डन ओवर मेरे पास क्यू, तो बीटा क्या होगा, क्यू ओवर वर्क डन, ये एक बात समझ लेना। एंड दैट इज वाई अगर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब क्यू निकालना है, वर्क डन दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपके पास जो बीटा है ये मेरे पास क्या है क्यू, एंड आपके पास वर्क डन कितना है 10, तो 9Q10, तो Q वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 जूल, ठीक है। तो आई होप थोड़ा क्वेश्चन था, लॉन्ग टाइम ट्रिकी भी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई बिलीव कि आप ये क्वेश्चन करके जाना, इस तरह के और न्यूमेरिकल्स भी करके जाना, ठीक है। तो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन कि आपके पास ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, समझ आनी चाहिए, मेरी बात आप तक पहुंच जानी चाहिए, ये मैं चाहती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी एक बार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि आइडियल गैस है एट प्रेशर P अंडरगो फ्री एक्सपेंशन। हमेशा याद रखना कि फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क डन नहीं होता है, जीरो मानते हैं। फ्रॉम इट्स इनिशियल वॉल्यूम, आपके पास जो है वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम के V1 1.01 एंड V2 क्या है 10.1, एंड साथ ही साथ आपको फाइनल प्रेशर निकालना है। जैसे कि आपको रिलेशन पता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन ऐसा कुछ होता है, तो आप आराम से कर पाओगे रिलेशन कि अगर आपके पास P2 V2 है इक्वल टू P1 एंड V1, एंड अगर आपको फाइनल प्रेशर निकालना है तो बस इसे आप अरेंज कर लीजिए, P1 ये मेरे पास जो है V1/V2। अब वॉल्यूम का आपको चेंज पता ही है कि P1 इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1.01 और मेरे पास फाइनल क्या है 10.1, तो बस करना कुछ भी नहीं है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए एंड इट विल बी कैंसिल आउट, P1/10 आपका आंसर हो जाएगा। तो रिलेशन क्या है कि P2 इक्वल टू P1/10, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 4। अब जल्दबाजी में बच्चे करते क्या है कि ये बी ऑप्शन टिक करते हैं एंड दे डोंट सी दिस 10 स्क्वायर। तो आप ये गलती मत करना, ध्यान से सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को करना, बिकॉज मुझे पता है कि कहाँ कहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, ऑप्शन में ही गलती कर लो वो बड़ी बात होती है, तो बस क्वेश्चन के ऑप्शन को भी अच्छे से चूज करना, ठीक है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर, एंड आप लोग जो है समझ रहे होगे कि क्या मेरे पास क्वेश्चन है, कैसे आ रहे होगे, एंड लाइक शेयर भी करना साथ के साथ। चलिए जी, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे पास जो है गैसेस के बेसिस में, कि आपके पास डिफरेंट टाइप की गैस होती है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। आपको जो कोर्स में करना है वो दो तरह की गैस के बारे में करना है, मोनो एटॉमिक एंड डायटॉमिक। अब मेरे पास जो गामा वैल्यू है एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि Cp/Cv
सो को इग्नोर कर आपको ऑब्जर्व करना है कैसे मेरे पास जो है CP/CV एक तरह का रेशियो है, और ये रेशियो जो है ये मेरे पास चेंज होता रहता है डिफरेंट गैसेस के लिए, बिकॉज ये गैसेस की एक प्रॉपर्टी होती है। तो आपको मैं एक चीजें लिखवा रही हूँ, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि गामा जो है वो मेरे पास CP/CV है, एंड आप देखोगे CP-CV इक्वल टू NR, ये कुछ फॉर्मूले है। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक है तो आप ये याद रखना कि Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होती है, बिकॉज Cp जो मेरे पास हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यू टू एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ मेरे पास वर्क डन भी होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो Cv के मुकाबले ज्यादा होता है, ठीक है। बिकॉज Cv जो है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इन्वॉल्व करती है, लेकिन Cp में एनर्जी वर्क डन से भी आती है और अमाउंट ऑफ हीट से भी आती है, तो ये दो सोर्स होते हैं दैट्स मेक Cp ग्रेटर देन CV, ठीक है। तो CV मेरे पास मोल में गैस के लिए होती है 5/2, 5 मेरे पास जो है 2, एंड जो CV है उसके लिए मेरे पास जो होती है 3/2। अगर आप रेशियो लोगे दैट वुड बी योर 5/3, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपके पास डाई एटॉमिक गैसेस है, ठीक है, तो उसमें मेरे पास जो है अगेन आपको ऑब्जर्व करना है कि CP जो है वो 7/2 है, एंड जो CV है वो मेरे पास 5/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 7/5 फॉर योर गामा वैल्यू। तो ये दो आप चीजें लर्न कर लेना। एंड एज यू नो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आर्गन, तो आर्गन आपका एक मेरे पास नोबल गैस है जो कि मोनो एटॉमिक है, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या होगी, दैट बिकम्स योर 5/3, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, इट वुड बी योर 1.6 वैल्यू। अब हम देखते हैं रिलेशन क्या है। या क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, और जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो उसमें गामा फंक्शन की इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो आई बिलीव आप लोगों को रिलेशन पता होगा कि TV मेरे पास जो है गामा, दिस वन T2 V2 एंड T1 V1 गामा। तो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है कि आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, दैट बिकम्स T2, और बाकी चीजें आप अरेंज कर लीजिए V1/V2 गामा -1, एंड आप देखोगे कि T1 मेरे पास क्या है। अब याद रखना, आपको जो समझना है टेम्परेचर वो हमेशा आपको केल्विन में लेना है। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो कई बच्चे क्या है डिग्री सेल्सियस में करके आ जाते हैं, डिग्री सेल्सियस में गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप यहाँ पर केल्विन में ही लेना, ठीक है। तो 20 + 273 कितना हुआ, 293 केल्विन, जो कि आपका T1 है, ठीक है। तो ये आप पुट कर लीजिए, T1 कितना है 293, एंड जो इनिशियल वॉल्यूम है वो आपको ऑब्जर्व एक रिलेशन से करना है कि इफ गैस इज expanded adiabatically 8 times to initial, that means जो आपका V2 है वो मेरे पास 8V है, 8V1 बोलो, क्योंकि वो 8 टाइम्स जो इनिशियल वॉल्यूम के है, एंड फॉलोड बाय दैट आपको क्या करना है V1 बाय योर 8V1। गामा मेरे पास कितना है 1.6 -1। आगे चलते हैं, और क्वेश्चन के लिए आप कैलकुलेशन जो है पूरी अच्छी तरीके से करना, कोई गलती यहाँ पे मत करना, ठीक है। एंड ये कितना होगा मेरे पास 0.6, इसको बस आपको रिलेशन देखना है। अब एक आसान तरीका अगर आपको जानना है तो आप चाह सकते हो कि अगर गामा मेरे पास कितना आपने लिया है 5/3, एंड यहाँ पे गामा -1 है, तो 5/3 -1, ये आपके पास कितना हो गया 2/3, ठीक है। आप जब इसे पूरा सॉल्व करोगे, इसके जो है फ्रैक्शन वैल्यू को भी सॉल्व करोगे, तो आपका आराम से क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा 293, ये मेरे पास कितना है 1/8, एंड ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट मेरे पास जो है 6 है। आप आगे इसे सॉल्व कर लीजिए मेरे पास T2 में। तो एक बार जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कि इसमें मेरे पास जो है आंसर क्या आना चाहिए, एंड देन हियर वी गो। चलिए आप लोग भी फटाफट से सॉल्व कर लिए और मुझे इसका आंसर जो है आराम से बताना कि क्या आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मेरे पास ये रहा। तो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस देखने हैं। यहाँ मेरे पास जो आंसर है दैट वुड बी योर, तो यहाँ मेरे पास T2 है और 293 मेरे पास 1/8,
और यहाँ क्या है 6/10, ठीक है। अभी 6/10 मेरे पास जो है आपको अगर सॉल्व करना आराम से हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो 3 to 6, 5 to 10, इसे आप डेसिमल फॉर्म में लाओगे तो आपका ओवरऑल जो कैसे कैलकुलेशंस है वो आपको यही आंसर देगा। और जैसे आपका आंसर जो केल्विन में आएगा आप उसे दोबारा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि आपके ऑप्शन सारे डिग्री सेल्सियस में, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त केल्विन में कर रहे हैं, आपको फिर कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। कभी भी डिग्री सेल्सियस को डायरेक्टली मत पुट कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, आंसर भी रॉन्ग आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड इसके साथ साथ जो है सेशन को भी एंड कर कर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। बट ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था ग्राफिकल वर्क डन में क्वेश्चन भी आता है, तो ये वो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है। अब व्हाट क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। द वॉल्यूम डी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद द टेम्परेचर एज शोन इन द ग्राफ. The ratio of the work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes the change from the state A to state B. तो आपके पास जो क्वेश्चन निकालना है वो क्या है, वर्क डन, ठीक है, बाय सिस्टम मतलब बाय गैस, और आपको डिवाइड करना है उसे हीट जो कि मेरे पास एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, ये आपको रेशियो निकालना। अब ये पूरे प्रोसेस से आपको ये जानना है कि आपको वर्क डन के बारे में फॉर्मूला तो पता है कि ये पूरा मेरे पास जो V वर्सेस T है, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है तो ये कौन सा तरह का प्रोसेस है। मैं चलो आपको पूरी नॉलेज के जानने के लिए जानना चाहती हूँ कितना आपको इस बारे में पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये प्रोसेस कौन सा है। ऑप्शन भी सुन लो, क्या ये आइसोबारिक प्रोसेस है, क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या ये आइसोकोरिक है, ठीक है। फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, आइसोबारिक, आइसोथर्मल या आइसोकोरिक, इन तीनों प्रोसेस में से ये वाला ग्राफ कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। अब देखते हैं जो वर्क डन है ये मेरे पास क्या है, -P डेल्टा V, और इसे आप लिख सकते हो NR डेल्टा TV, ठीक है, आप इसे ये भी लिख सकते हो। और क्योंकि ये बाय द सिस्टम तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज भी आप देखोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी Q वैल्यू की तरफ। जो Q है आप देख रहे हो मेरे पास फॉर्मूला, अगर ये इस तरह का प्रोसेस हो रहा है और जब भी आपको बोला जाए कि मोनोएटॉमिक गैस है तो समझ लो यहाँ पे कहीं ना कहीं गामा आ गया, ठीक है, कहीं ना कहीं गामा का रोल आ गया। और जहां पे गामा रोल आ गया और ये Q है मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर में, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, NCP डेल्टा T, ठीक है। और Cp की जो वैल्यू है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गामा में Cp की वैल्यू होती है 5/2 डेल्टा T, ठीक है। और हाँ यहाँ मेरे पास जो है R भी आएगा, बिकॉज ये पूरी वैल्यू जो है इसको डिनोट करती है, ठीक है, ये गलती मत करना कि आप छोड़ दो। फॉलोड बाय दैट आपके पास क्या फॉर्मूला, NR, यहाँ पे 5/2 लगा दो एंड डेल्टा T, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो बताना है, तो NR डेल्टा T और मेरे पास 5/2 NR डेल्टा T। अब इसे कैंसिल कर दो दिस वन। ये डेल्टा T है क्या, डेल्टा T इज अ चेंज इन टेम्परेचर, जो कि मेरे पास स्टेट B से स्टेट A के बीच में चेंज है। तो आप डेल्टा T को लिखोगे TB माइनस TA, ठीक है, ये मेरे पास टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। एंड आपका जो आंसर है जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2/5 आप करके आंसर आ जाओगे। तो ये आपका आंसर था। थोड़ा ग्राफिकल में लगता है टाइम कि हाँ हमें ये नहीं आता ये नहीं आता, बट ये जो दुविधाएं है, ये जो अंदर जो आपको लगता है कि नहीं आता नहीं आता, इसको दिमाग से निकालो और आराम से क्वेश्चन की अप्रोच को देखो। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये एक सॉल्यूशन है इस तरह के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग फॉर दिस सेशन। आई थिंक ये आपको हेल्पफुल करेगा कि न्यूमेरिकल की अप्रोच क्या करना है, थर्मोडायनामिक्स जैसे टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। एंड आई विश दैट यू टू हैव दिस सेशन वेरी वर्थफुल। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। आपको जो है जो भी क्वेरीज है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, और आगे आने वाली जो टॉपिक्स है उसको भी आप जो है मेंशन करना कि आप कौन से टॉपिक के बारे में प्रीवियस ईयर स्टडी करना चाहते हो। So stay tuned everyone and take care. Bye bye.